lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of chapter number 3 metals and non-metals. So जो हमारे पास पीछे इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं उस पे अब हम आ रहे हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक बेटा ये बुक परचेज नहीं की, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. हर वीडियो के नीचे मैं डिस्काउंटेड लिंक डालती हूँ, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल बुक है. बहुत बार इस बुक के रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ. अभी भी अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? जब जो दो चीजें हैं उनमें से जो मेटल ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो रिप्लेस कर पाएगा, दूसरा अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है तो वो रिप्लेस नहीं कर पाता. सो जैसे पहला है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल. तो यहाँ पे किस किस को कंसिडर कर रहे हैं? Na हमारा सोडियम, वो कितना ऊपर होता है और किससे हो रहा है? कॉपर से हो रहा है. कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है, सो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा. देखो यहाँ पे देखो Na कहाँ है हमारा, ये रहा. और कॉपर की बात करें तो वो इतना नीचे है. सो Na ऊपर है तो वो उसके जो उसका साथ में सॉल्ट है उससे अलग उसको नहीं कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल. अब किसकी बात हो रही है? एक Mg देखना है और एल्यूमिनियम देखना है. अगेन Mg और एल्यूमिनियम में से भी Mg ऊपर होता है तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा. देन आयरन सल्फेट. सो आयरन और किससे करा रहे हैं? सिल्वर. अब आयरन और सिल्वर में से आयरन ऊपर होता है, सिल्वर तो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है, सो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. लास्ट है हमारे पास Ag. Ag किसके लिए होता है? सिल्वर के लिए. सो AgNO3 सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल. अब यहाँ पे ये सिल्वर है और जो रिएक्शन हो रहा है कॉपर से हो रहा है. कॉपर और सिल्वर में से कॉपर ऊपर आता है तो वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा. जब ये रिएक्ट करेंगे तो कॉपर NO3 के साथ आ जाएगा और Ag अकेला हो जाएगा. तो ये फोर्थ पार्ट है हमारा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ठीक है. तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस करने हैं इसके लिए आपको सिर्फ ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ये पता होगी तो आप ये क्वेश्चन इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. सो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हमने काफी सारी चीजें देखी थी कि उस पर ग्रीस अप्लाई कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, कोटिंग ऑफ जिंक. तो ये सभी चीजें, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें जो है ये करी जाती है ताकि आयरन को हम रस्टिंग से बचा सके. ठीक है बेटा. आगे देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब एक कोई एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये हमको बताना होगा, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड ऐसा जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो. ठीक है. आगे देखो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन, और जो कंपाउंड बना है वो सॉल्यूबल भी होगा वाटर में. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, देखो यहाँ पे कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा या आयरन होगा. इसमें से अगर हम कैल्शियम की बात करें बेटा तो कैल्शियम का क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो हमारा पानी में सॉल्यूबल होता है. तो यहाँ पे ये सारे जितनी चीजें दी है हमारी हो रही है फुलफिल. सो दैट मीन्स ये कैल्शियम आ गया. पूरा एक्सप्लेनेशन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जो MCQ में ना हो आपको एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखेंगे, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम एज कैल्शियम रिएक्ट with oxygen to give calcium oxide having high melting point. Also the calcium oxide is soluble in water. ठीक है. सो यहाँ पे इसलिए हमारा ये कैल्शियम हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ है हमारे पास, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज. अब जो फूड के कैंस होते हैं उसको टिन से कोटिंग करी जाती है, उसकी जिंक से क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि जो जिंक है बेटा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, टिन के कंपैरिजन में रिएक्टिव ज्यादा है एंड वो देन अगेन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करेगा और फूड खराब करेगा. सो देखते हैं. जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या जिंक इज लेस रिएक्टिव. तो इट इज मोर रिएक्टिव तो हमारा खाना खराब हो जाएगा उससे. ठीक है बेटा. चलो आगे देखो. फिफ्थ क्वेश्चन है, you are given a hammer, a battery, a bulb, wire and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? तो आपके पास ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं. अब आप कैसे, आपको अलग अलग सैंपल्स दे रखे और बताने की बताओ मेटल है या नॉन मेटल है. तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी हेल्प से हम पता कर पाएंगे. जैसे मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद हैमर. हैमर है आपके पास, बीट करके देखोगे अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब वो मेटल है. सो विदाउट ब्रेकिंग अगर वो थिन शीट्स में हो रहा है तो वो मेटल होगा.
सिमिलरली नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन विद अ हैमर टू फ्रॉम थिन शीट्स। अगर वो नॉन मेटल है तो फिर तो थिन शीट्स में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। देन नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। सो अगर वो नॉन मेटल है तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड इनटू सर्किट यूजिंग अ बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, करंट पासेस थ्रू दी सर्किट। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें, वायर्स दे रखी हैं आपको, स्विच दे रखे हैं, बल्ब दे रखे हैं, तो आप एक सर्किट बना सकते हो। अब अगर करंट पास हो रहा है तो वो मेटल होगा, अगर करंट पास नहीं हो रहा तो वो नॉन मेटल होगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड व्हेन नॉन मेटल्स लाइक सल्फर आर कनेक्टेड द बल्ब डज नॉट लाइट अप एट ऑल। मेटल आर गुड कंडक्टर, क्योंकि मेटल हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं। तो नॉन मेटल अगर कुछ होगा तो वहां पे वो क्या कहते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, इसी का ही सेकेंड पॉइंट है, assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non metals। so इन टेस्ट से कैसे मेटल्स नॉन मेटल्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सिंपल मेलेबिलिटी के बेसिस पे किया। मेटल्स कैन बी कास्टेड इनटू शीट्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज कैन बी यूज एज इलेक्ट्रिक केबल्स। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। सो मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ, क्योंकि वो उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल में हमारे पास हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। अब वो कह रहे हैं ऐसे 2 मेटल्स बताओ जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और ऐसे 2 जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। सो अगेन सेम चीज, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में वो उसको नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये 2 लिखे हैं तो यही 2 हो सकते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी ऊपर है सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, एंड जितने भी नीचे हैं वो नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये मेटल से ऊपर है, तो सॉरी ये हमारे हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर हम कॉपर सिल्वर की बात करें तो ये हमारा हाइड्रोजन से नीचे वाली रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे आते हैं तो ये उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन दी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज एन एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। सो हमने यहाँ पे ही देखा था, जब भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ 2 चीजें होती है, एनोड, कैथोड, और हमारा जो उसमें सॉल्यूशन होगा। सो इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पे तो मेटल का नाम नहीं दे रखा, क्या लिखा है, मेटल एम लिखा है। सो एक हमें उसकी प्योर स्ट्रिप चाहिए होगी, एक उसकी हमें क्या चाहिए होगी, इम्प्योर स्ट्रिप चाहिए होगी, एंड उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन। सो इम्प्योर मेटल एम इज मेड एज एनोड, तो एनोड साइड में हम इम्प्योर स्ट्रिप लगाएंगे उसकी, जैसे कॉपर है अगर तो इम्प्योर कॉपर का एनोड बना दिया, एंड जो हमारा प्योर कॉपर है उसका हमने कैथोड बना दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम एज कैथोड, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन भी इसी का, जैसे यहाँ पे तो मेटल एम है, सो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो मतलब उसमें सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन देखो। Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure. So देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो स्पैचुला में जो दे रखा है दिस इज सल्फर, इसको हीट किया जा रहा है, एंड देन जो इससे गैस निकल रही है उसको एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा किया, इसमें वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। पहली बात तो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन होता नहीं है, बट चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं देन उस पे आ जाएंगे। सो सल्फर हमारा क्या होता है, सल्फर हमारा होता है बच्चे नॉन मेटल। ठीक है ना, मेटल नॉन मेटल में आता है सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर
एसिडिक इन नेचर। अब एक नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। इन दिस केस सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच इज एसिडिक। सो यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन क्या नेचर है उसका, एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर वाला क्या काम करता है, लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ड्राई लिटमस की बात करेंगे, जब तक पानी का प्रेजेंस नहीं है, जब तक आपके पास यहाँ पे पानी का प्रेजेंस नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पे लिटमस पेपर में चेंज नहीं आएगा। सो नो एक्शन ऑफ द गैस, क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई था। जब तक हमारे पास वो आयंस नहीं होंगे हाइड्रोजन वाले तब तक तो कोई वो रिएक्शन दिखा नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको मॉइस्ट कर दोगे, जहां जब उसको थोड़ा सा वेट कर दिया, गीला कर दिया, मॉइस्ट कर दिया, तो हमारा लिटमस पेपर क्या होगा, रेड कलर में टर्न हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि भैया चीज एसिडिक है तो वो रेड में टर्न करेगी। ये भी ध्यान रखना है कि ड्राई लिटमस, ये जो हमने चैप्टर किया था ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो अब पढ़ा था कि अगर लिटमस पेपर बिल्कुल ड्राई होता तो कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब वहां पे आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसी का ही बी पार्ट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सो क्या रिएक्शन हुआ था हमारा, सो सल्फर जब बर्न करते हैं एयर में ऑक्सीजन से, उसका रिएक्शन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला हमें। फर्दर ये रिएक्शन अगर पानी से करेगा सो वील गेट सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, समझ में आया, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ग्रीसिंग करने से, पेंटिंग करने से या इस पे जिंक की कोटिंग करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग। सो बाय अप्लाइंग ग्रीस और पेंट या बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। सो जब एक नॉन मेटल हमारा जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो क्या होता है, अभी हम वो सल्फर वाला एग्जांपल देख के आए हैं, उसमें हमने भी रिएक्शन भी देखा है। सो एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीजन से, देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, एंड क्योंकि वो नॉन मेटल है तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, गिव रीजन। पहला, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सो प्लैटिनम, आपने सुना होगा गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, प्लैटिनम की ज्वेलरी, क्यों, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में चीजों के साथ। सो दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड विद मॉइस्चर, दस देयर शाइन इज मेंटेन, दैट इज वाई दीज मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इसलिए उनसे ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास बी पार्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिटमस आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। अब ये सोडियम, पोटेशियम, इन सबको हम क्यों रखते हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि हमें पता है ये हाईली रिएक्टिव है एंड कोई एक्सीडेंटल, क्योंकि वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करके एयर, मतलब एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी फायर कैच कर सकते हैं। सो इन सब एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए उनको ऑयल में रखा जाता है। सो रिएक्शंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लिटमस विद ऑक्सीजन इज सो वायलेंट दैट दे कैच फायर। To prevent accidental fires, they are stored under kerosene oil. Okay बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखो हमें पता है जो एल्यूमिनियम है हाईली रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी उसके, देखा होगा घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर विच प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन। तो वो क्या करता है, जब भी वो फायर के उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, जिससे आगे फर्दर वो क्या कहते हैं, कोई भी कोरोजन या वो खराब नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे डी पार्ट है, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो जब एक्सट्रैक्शन होता है, हमने देखा जो ये जितने भी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर होते हैं, पहले हम उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा सिंपलर होता है। सो इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन द कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स टू मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस
एक्सप्लेन वाई दी सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग दी वेसल्स। तो शायद पता नहीं आप लोगों ने इतना ध्यान दिया होगा नहीं, बट पहले के टाइम में जब कॉपर के ही बर्तन होते थे ना, तो उसको घर में नींबू से या ऐसी कोई खट्टी चीज से साफ किया जाता था। ऐसा क्यों करा जाता था बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स बनते हैं, बेसिकली आपको ये तो समझ में आ रहा है, कोई चीज अगर उसमें खटास है, सौर है, तो मतलब वो एसिडिक है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉपर भी अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जो बेसिक होती है नेचर में। तो जब आप उसको क्लीन करते हो एसिडिक चीज से, सो वहां पे रिएक्शन होके वो अच्छे से क्लीन हो पाता है। सो द सॉ सब्सटेंस सच एज लेमन और टेरमेंट जूस contain acid. These acid dissolve the coating of copper oxide और बेस मतलब कॉपर ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक होता है नेचर में। सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ टार्निश कॉपर वेसल एंड मेक देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन। सो सिंपल सी चीज है भाई, जो लेयर बनती है वो बेसिक होती है। बेसिक चीज पे जब आप एक एसिड से वो रिएक्शन कराओगे, सो वहां पे वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो पूरा साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे आपको डिफरेंस तो बोला, लेकिन आप वो वाला डिफरेंस नहीं स्टार्ट कर सकते कि ये मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, सॉन्ड्रस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से उसको पढ़ना। अब देखो मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी पढ़ के आए हैं, कौन से होते हैं? जिनमें बेसिक और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों होते हैं। एंड नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? नॉन मेटल्स हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट। सो मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, सो वो रिप्लेस कर जाते हैं किसको? हाइड्रोजन को, फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो रिप्लेस नहीं करते हाइड्रोजन को एसिड में से। नाउ क्लोरीन के साथ देखिए, सो विद क्लोरीन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड्स विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट एंड विद क्लोरीन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्लोराइड फॉर्म करते हैं विच आर कोवेलेंट। इसके बाद विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट एंड यहाँ पे बात करें तो विद हाइड्रोजन नॉन मेटल्स फॉर्म मेनी स्टेबल हाइड्राइड्स विच आर कोवेलेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन। ये एक तरह से ना ये क्वेश्चन आपका जो वो आते हैं ना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन है। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ होते सुनार। ठीक है, ये कुछ टाइप इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी तरह। ध्यान से पूरा पढ़ना, ईजी है, छोटा सा टॉपिक है हमारा जो इसमें कवर हो रहा है। सो अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द glitter of old and dull gold ornament, and an unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new but their weight was reduced drastically. So पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ तक क्या हुआ। तो एक ऐसी गोल्ड स्मिथ बन के घूम रहा है और वो कह रहा है कि अपनी कोई भी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी लाओ, उसको मैं बिल्कुल चमका के आपको दे दूंगा। एक लेडी थी, वो अपनी गोल्ड की बैंगल्स देती है, वो सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप करता है एंड जब वो निकालता है तो वो बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती है, एकदम से उस पर ऐसे गोल्ड नया पॉलिश कराते तो होता है तो वैसी पॉलिश आ जाती है। लेकिन उसका जो वेट है, गोल्ड का वेट तो भैया मैटर करेगा, तो गोल्ड का जो वेट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फर्टाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हस्टी रिट्रीट। कैन यू, मतलब यहाँ पे ये है, इसको ऐसे वर्ड प्ले किया हुआ, ऐसा लग रहा है इंग्लिश का कोई वो कर रहे हैं। उसका आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है कि इसका तो वेट वैसे मान लो बेचारी का, अगर मान लो 2 तोले के कड़े होंगे तो वो एकदम से आधा तोला उसमें से कम हो गया, 1 तोला कम हो गया, तो वो ऐसे फाइट होती है एंड फिर वो पता चल जाता है कि हाँ भैया ये जो गोल्ड स्मिथ बन के आया ये बेकार आदमी है, ये गलत आदमी है। नाउ कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज। अब उसने कौन से सॉल्यूशन में उसको डिप किया होगा ये हमें बताना है। आपको याद होगा जब हमने नोट्स किया था बच्चे, उसमें हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था एक्वारिया। एक मिनट, हाँ। जिसका नाम था एक्वारिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली इट कंटेन्स 1 पार्ट
ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय वॉल्यूम। मतलब ये जो बना होता है इसमें किसका 1/3 रेशियो होता है, 1 पार्ट होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट्स होते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सो इसमें होता क्या है कि वो पॉलिश तो आ जाएगी लेकिन वो आपके गोल्ड को मेल्ट कर देता है एंड बाद में वो जो गोल्डस्मिथ बन के आया था वो जो सॉल्यूशन तो उसके पास ही है, उसमें से वो अलग अलग मेथड्स की हेल्प से वहां से गोल्ड को अलग कर लेता। तो पहले पूरा पढ़ते हैं। द डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ डिप द गोल्ड बैंगल्स इन एक्वा रिगिया एंड एक्सप्लेन करना। अब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि उसमें 1 पार्ट इसका होता है एंड 3 पार्ट इसके होते हैं। एक्वा रिगिया डिसॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड बैंगल एंड हेंस रिड्यूस देयर वेट ड्रास्टिकली। द डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ कैन रिकवर द डिसॉल्व गोल्ड फ्रॉम एक्वा रिगिया बाय अ सूटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ में आया। सो इस तरीके से वो पागल बना रहा था और जो सॉल्यूशन था वो एक्वा रिगिया का था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील विच इज एन अलॉय ऑफ आयरन। सो क्यों हम कॉपर यूज करते हैं, स्टील यूज नहीं करते? क्योंकि कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील एंड कॉपर डज नॉट कोरोड इजीली। इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता बट स्टील कोरोड्स इजीली एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर, वेयर एज आयरन का अगर कोई अलॉय है तो आयरन हमारा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वेयर एज आयरन रिएक्ट विद वाटर ऑन हीटिंग। जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, स्टीम के साथ आयरन का रिएक्शन देखा था ना हमने, तो जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा अगर आयरन होगा या आयरन का कोई अलॉय होगा, लेकिन कॉपर के साथ वो रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ इस चैप्टर के हमारे बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बट इन दी नेक्स्ट सेशन। ऑफ कोर्स नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।